आइए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक एनिमेटेड रोस्ट स्क्रिप्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल पर बने एक रोस्ट की। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे कि एक डिजिटल व्यंग्य के पीछे असल में कैसा रचनात्मक ब्लूप्रिंट होता है, स्टोरी बोर्ड कैसे काम करता है और इसमें कौन सी कानूनी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम रोस्ट का असली मकसद समझेंगे, फिर एनिमेशन और लीगल ट्रिक्स पर बात करेंगे, उसके बाद लॉजिक का अंतिम संस्कार नाम का पहला सीन देखेंगे, इसके बाद पाखंड का पर्दाफाश होगा और आखिर में बात करेंगे एक मजेदार म्यूजिकल पैरोडी की। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि एक क्रिएटर कॉपीराइट नियमों के दायरे में रहकर पूरी गणितीय सटीकता के साथ अपना व्यंग्य कैसे रचता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रोस्ट का उद्देश्य। आखिर इस पूरी स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड का मूल लक्ष्य क्या है और ये सुनील पाल की मानसिकता को कैसे प्रस्तुत करता है। देखिए, स्क्रिप्ट का मेन फोकस एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को उजागर करने पर है। एक तरफ वो इमेज है जहां खुद को क्लीन कॉमेडी का रक्षक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई क्या है? खुद उन्हीं की बनाई एक फिल्म का नाम है गाली गलौज। मतलब जो दावा किया जा रहा है और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और यही इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी बुनियाद है। और इस लक्ष्य को साधने के लिए स्क्रिप्ट गाइड में एक बहुत ही करारा डायलॉग लिखा गया है। ये लेजेंड वर्सेस लॉजिक की लड़ाई है, जहां लॉजिक तो पहले ही दम तोड़ चुका है। ये एक सिंगल लाइन पूरी स्क्रिप्ट का टोन सेट कर देती है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि रोस्ट का अंदाज बहुत ही मेटा और तीखा होने वाला है, बिल्कुल इंटरनेट के उन पॉपुलर एनिमेटेड चैनलों की तरह जो आजकल ट्रेंड में है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि बेहद दिलचस्प है, एनिमेशन और कानूनी रणनीतियां। विजुअल्स और ऑडियो डिजाइन करते समय कॉपीराइट की तलवार से बचने के लिए एनिमेटर्स ने क्या ढाल तैयार की है। कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए यहां क्रिएटर्स ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। असली तस्वीरों का इस्तेमाल बिल्कुल 0% है, सिर्फ हाथ से बने 2D कैरिकेचर ही चलेंगे। ऑडियो के लिए भी 100% री रिकॉर्डेड वॉइस मिमिक्री का ही इस्तेमाल करना है, ओरिजिनल आवाज बिल्कुल नहीं। साथ ही बचाव के लिए एक व्यंग्य की चेतावनी यानी सटायर डिस्क्लेमर डालना अनिवार्य किया गया है, और एरर 404 जैसे मेटा स्टिकर्स भी स्क्रीन पर पॉपअप होते रहेंगे। और बड़े ब्रांड्स को दिखाने का तरीका तो और भी स्मार्ट है। ट्रेडमार्क नियमों से बचने के लिए उन्होंने स्पेलिंग और नाम के साथ ऐसा खेल खेला है कि मतलब भी समझ आ जाए और कॉपीराइट भी ना आए। जैसे सोनी टीवी को बना दिया फोनी टीवी, केबीसी बन गया केबीसी और डाबर हो गया जाबर। डिजिटल सटायर की दुनिया में कानूनी दांवपेच से बचने का ये एकदम अचूक तरीका है। पर अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कागज पर लिखी इन कमाल की कानूनी और तकनीकी रणनीतियों को स्क्रीन पर असली एनिमेटेड सीन्स में कैसे उतारा जाता है। तो चलिए थियरी से आगे बढ़ते हैं और सीधा स्क्रिप्ट के विजुअल्स का सीन दर सीन पर्दाफाश करते हैं। ये है हमारा तीसरा भाग, सीन 1, लॉजिक का अंतिम संस्कार। इस सीन में क्रिएटर्स ने एनिमेटर्स को ये निर्देश दिए हैं कि पुरानी हो चुकी सोच को स्क्रीन पर कैसे दिखाना है। शुरुआती विजुअल निर्देश बहुत ही गहरे और प्रतीकात्मक हैं। नरेटर ने बैकग्राउंड में एक विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर इस्तेमाल करने को कहा है। अब सोचिए, विंडोज एक्सपी क्यों? क्योंकि ये एक बूमर मानसिकता का रूपक है, एक ऐसा आउटडेटेड सिस्टम जो आज के नए और मॉडर्न विचारों को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। और इसी पुराने सिस्टम के सामने कैरेक्टर को एक बहुत ही पुराने जमाने के रेडियो से बाहर निकलते हुए दिखाना है। क्या कमाल का रूपक है ना? और इसके साथ जो डायलॉग सेट किया गया है वो कुछ ऐसा है, ओए मैं कलाकार हूं, बाकी सब कलंकार हैं, ये जाकिर मुनावर ये गाली देने वाले आतंकवादी हैं। ये लाइनें उस कैरेक्टर का ऐसा मजाकिया रूप पेश करती हैं जो आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस पर भड़क रहा है। इसके साथ ही विजुअल्स में उन्हें एक ब्लैक बोर्ड पर राजेश खन्ना की शादी का कुछ अजीब सा गणित समझाते हुए दिखाने का निर्देश है, जो इस पूरे सीन को और भी बेतुका बना देता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पाखंड का पर्दाफाश। ये पूरा का पूरा सीन इस बात पर टिका है कि कैसे कॉमेडियन के पुराने किरदारों को ही उनके आज के बयानों के खिलाफ हथियार बनाया जाए। यहाँ कैरेक्टर डिजाइन के निर्देश बहुत बारीकी से दिए गए हैं। मेन कैरेक्टर को थोड़ा ग्रे, धूल से सना हुआ और चेहरे पर जलन के भाव के साथ बनाने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ उनका एक मशहूर शराबी वाला अवतार है, रतन नूरा। अब इसे लीगली सेफ कैसे रखें? क्रिएटर्स ने उस अवतार के कपड़ों का रंग बदल दिया, लेकिन उसकी आंखों को शराब की बोतलों में तब्दील कर दिया ताकि वो खास देसी ठर्रा वाली वाइब बरकरार रहे।
इस सीन में एक बहुत ही मजेदार तकनीकी विजुअल का इस्तेमाल हुआ है, हाइपोक्रेसी मीटर। स्क्रीन के एक कोने में दिखने वाला ये एक ऐसा ग्राफिक है जो कैरेक्टर के कुछ भी बोलते ही बड़ी तेजी से डेंजर जोन में भागता है और फिर अचानक से एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। और ये मीटर ठीक उसी वक्त फटता है जब नरेटर एक बहुत बड़ी विडंबना पर चोट करता है। मतलब एक तरफ तो आधुनिक कॉमेडियंस को नशेड़ी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद का करियर एक शराबी का किरदार निभाकर ही बना है। इसके तुरंत बाद स्क्रिप्ट में एक पुराने ब्लैकमेल को काला मेल वाले जोक का मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर पूर्ण सन्नाटे का रणनीतिक इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी चुप्पी भी बहुत तेज वार करती है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, म्यूजिकल पैरोडी और निष्कर्ष। यहां हम देखेंगे कि एक खास जोक का कैसे चीरहरण किया गया है और इसका म्यूजिकल एंड कैसे डिजाइन हुआ है। स्क्रिप्ट में एक जोक है जहां बीड़ी का मतलब बीड़ी बताया गया है, वो भी एनिमेटेड बॉबी देओल को। इस पर नरेटर की पंचलाइन सुनिए। ये जोक इतना पुराना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद कब्र से बाहर आकर आप पर कॉपीराइट मार देगी। और इसके साथ विजुअल इंस्ट्रक्शन ये है कि एक सिपाही आकर कैरेक्टर को कॉपीराइट लिखे डंडे से पीटेगा। शब्दों और विजुअल्स का जो तालमेल यहां बिठाया गया है वो हास्य को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है। रोस्ट का अंत एक म्यूजिकल फिनाले के साथ होता है। ऑडियो इंस्ट्रक्शंस में पैरोडी गाना आजा मेरे हाउस में जानबूझकर एकदम बेसुरा और बहुत ही खराब ऑटो ट्यून के साथ गाने को कहा गया है। विजुअल्स में कैरेक्टर फोनी टीवी के सेट पर बैठा जबर च्यवनप्राश खा रहा है और फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि केबीसी वालों ने उसे नहीं बुलाया। और इस रोस्ट के खत्म होते होते यूट्यूब एल्गोरिदम को हैक करने के लिए बहुत ही आक्रामक कॉल टू एक्शन डाले गए हैं। नरेटर बड़ी बेबाकी से निष्कर्ष निकालता है कि असल में जलन किसी के सीने में नहीं बल्कि नीचे गिरते करियर ग्राफ में है। इसके बाद दर्शकों से कमेंट सेक्शन में नल्ला कलंकार लिखने को कहा जाता है। और तो और मजाक में ये धमकी भी दी जाती है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वही राजेश खन्ना वाला पुराना लॉजिक उनके घर आकर सुनाया जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जब हम किसी डिजिटल रोस्ट के पीछे की इस क्रूर रणनीति, गणित और कानूनी पैंतरों का इस तरह से चीरहरण कर देते हैं, तो क्या उस फाइनल एनिमेशन को देखने का मजा बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस सहज कॉमेडी को देखकर हम बेतहाशा हंसते हैं, उसके पीछे असल में कितनी गहरी, सटीक और क्लिनिकल प्लानिंग छिपी होती है।